हेलो बच्चा लोग, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आप लोगों का चल रहा था और उस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था थोड़ा सा पहले। मैंने आपको अभी तक 2-3 वीडियो डाला हुआ है। एक वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स का बात किया था, एक वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था और एक वीडियो में हम लोगों ने लिया था किस प्रकार से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का बात करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, समीकरण कैसे बनाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री के अनुसार। और उसके बाद में हम लोगों ने बात किए थे कुछ न्यूमेरिकल्स की। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन में किस किस प्रकार के रेट का बात करते हैं, कौन कौन से रेट हैं जिन रेट को हम लोग केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं, उन सारे के सारे रेट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहला काम है हमारा रेट्स के बारे में बात करना। फिर हम लोग लेंगे रेट लॉ यानी वेग नियम लेंगे हम लोग, और वेग नियम लेने के बाद में फिर हम लोग अगला टॉपिक लेंगे, वो लेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका इस पूरे चैप्टर का। ओके, तो शुरू करता हूँ कौन कौन से रेट हम लोग यूज़ करते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। रेट ऑफ रिएक्शन का तात्पर्य सीधा सा ये था, चेंज इन कंसंट्रेशन इन ए डेफिनेट टाइम। एक टाइम इंटरवल में, एक निश्चित टाइम में कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, उस कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज के लिए ही हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन कहा था। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो आप। आपने रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड का यूज़ किया था किसके लिए, जो टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है उसके लिए। बट अलग अलग कंडीशंस में हम लोग अलग अलग रेट का बात करते हैं और उन सारे के सारे रेट का आज हम लोगों ने अध्ययन करना है कि एक्चुअल में वो रेट हैं क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेट मैं आपके सामने लाया हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो है आपका एवरेज रेट। ठीक है, इसको आप औसत वेग कहते हैं या इसको हम लोग एवरेज रेट कहते हैं। तो क्या होता है एवरेज रेट, पहले आप इसका डेफिनेशन सुन लीजिए। एवरेज रेट का डेफिनेशन कहता है कि सांद्रता में होने वाला परिवर्तन परंतु एक निश्चित समय अंतराल में, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पर क्या वेग में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, वो कहलाता है एवरेज रेट। ठीक है, एक ग्राफ से हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिए। और तीनों में 3 प्रकार के हम लोग रेट की बात करेंगे, एक एवरेज रेट, एक इंस्टेंटेनियस रेट और एक होता है इनिशियल रेट। यानी एक है आपका औसत वेग, एक को हम लोग तात्क्षणिक वेग कहते हैं और एक को हम लोग प्रारंभिक वेग कहते हैं। 3 प्रकार के वेग का हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज रेट का, इसको हम लोग कहते हैं क्या, औसत वेग। तो थोड़ा सा इसको आप समझने का कोशिश कीजिए, क्या है औसत वेग। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेट वर्ड का मतलब ही यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी समय के साथ साथ कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है उसी के लिए हम लोग बोलते थे क्या, रेट। और उसी रेट को अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट। ठीक है बात, यानी जो आपने रेट का डेफिनेशन पढ़ा है कि एक टाइम इंटरवल में, एक निश्चित टाइम पर जो भी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है उसी के लिए हम लोग रेट वर्ड का यूज़ करते हैं, वही रेट है। बट अलग अलग प्रकार से इसको कैसे डिनोट किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग एवरेज रेट का बात करते हैं और कैसे इसके मैं ग्राफ को प्लॉट करने जा रहा हूँ इस बात पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए 2 चीज़ें, एक ले लीजिए आप टाइम, ठीक, और एक ले लीजिए आप कंसंट्रेशन। पहले बात करते हैं रिएक्टेंट के टर्म में, उसके बाद में बात करेंगे हम लोग प्रोडक्ट के टर्म में। पहले रिएक्टेंट और उसके बाद में प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट जब टाइम 0 होगा, मान लीजिए टाइम यहाँ पे 0 है, ध्यान देना बेटा, बहुत आसान समझा रहा हूँ। तो जब टाइम 0 होगा तो बताइए अभिकारक कितना होगा। अगर टाइम 0 चल रहा है तो अभिकारक कितना होगा, अभिकारक अपना पूरे का पूरा कंसंट्रेशन के साथ होगा, क्योंकि अभिकारक खर्च नहीं हुआ होगा। सिंपल सा बात है। यानी मान लीजिए उसका कंसंट्रेशन इतना है, बहुत ज़्यादा, लेकिन समय के साथ साथ जैसे क्रिया होती चली जाएगी
अभिकारक की सांद्रता घटती चली जाएगी, अभिकारक की सांद्रता घटती चली जाएगी। इम्पोर्टेंट बात, समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती चली जाएगी। कंपैरेटिव ग्राफ बना रहा हूँ, दूसरा भी ध्यान देना, तो दोनों को एक साथ स्टडी कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर भी मैंने टाइम लिया है, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन ली है, बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रिएक्टेंट की, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट की। तो जब टाइम 0 चल रहा होगा तो बताओ उस समय प्रोडक्ट कितना होगा? बिल्कुल नहीं। जब टाइम 0 होगा उस समय प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन समय के साथ साथ प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। तो मैं ग्राफ को ऐसे दिखा दे रहा हूँ, समय के साथ साथ ग्राफ बनता चला जाएगा, उत्पाद बनता चला जाएगा, यानी एक कर्व के रूप में मैंने उसको दिखा दिया। ये अभिकारक के टर्म में है, ये उत्पाद के टर्म में है। ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, सपोज दैट यहाँ पे समय चल रहा है आपका t1, ठीक है, और t1 समय पर ध्यान दीजिए आप, कंसंट्रेशन कितना हो गया? मान लीजिए C1, कंसंट्रेशन को C से डिनोट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका समय t2, और t2 समय पर कंसंट्रेशन कितना है? अच्छा, एक बात पे और आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन को आप C2 मान लीजिए कि जब समय t1 था, पहले t1 आया होगा या t2 आया होगा? पहले t1 आया होगा, 5, 10, 15, 20 कुछ भी मान लीजिए। तो जिस समय कम था उस समय अभिकारक कम खर्च हुआ था, यानी अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा थी। जैसे जैसे अब आगे बढ़ते चले गए अभिकारक की सांद्रता कम होती चली गई। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे एक समय ले रहा हूँ मैं t1, और उस पर मेरा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कितना है? इतना। और एक समय लिया मैंने t2, तो उस पर देखिए आप कंसंट्रेशन कितना आ रहा है? उस पर कंसंट्रेशन आ रहा है, इसको मान ले रहा हूँ C1, इसको कर दे रहा हूँ C2। प्रोडक्ट के केस में जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और एक स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे अभिक्रिया लगातार होती चली जाएगी वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता घटती चली जाएगी, और उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। एक सिंपल सा लॉजिकली बात है, इसमें इतना दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पे औसत वेग का बात करोगे, एवरेज रेट का बात करोगे, तो कैसे निकालें एवरेज रेट, इसको आप ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? डेल्टा आर। डेल्टा यहाँ पे इंडिकेशन है एवरेज का, फ़र्क नहीं है इस चीज़ का, कोई ध्यान दीजिए। डेल्टा वर्ड यहाँ पे इंडिकेशन है कि आप अंतर का बात कर रहे हो, आप औसत का बात कर रहे हो। तो डेल्टा आर निकालने के लिए मैं करूँगा क्या? यहाँ पे अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, यू नो वेरी वेल। तो डेल्टा आर निकालने के अंतिम क्या था? t2 पर C2, यानी C2 माइनस प्रारंभिक क्या है? C1 अपॉन समय t2 माइनस t1, यानी इसको लिखा जा सकता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा t। यानी इसके लिए डेल्टा वो भी माइनस में आएगा ये, क्योंकि आप देख लीजिए C2 का वैल्यू ज़्यादा होगा, C2 का वैल्यू कम होगा, C1 का वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे अभिकारक खर्च होता, मैंने बताया अभिकारक के टर्म में वैसे भी निगेटिव आता है, तो आप इसको लिख सकते हो डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा t। और ये यहाँ पर एवरेज रेट ही है अभिकारक के टर्म में, ध्यान दीजिए, अभिकारक के टर्म में, ठीक है बात। अब आप यहाँ पर आइए, उत्पाद के टर्म में क्या होगा? ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट यहाँ पे भी डेल्टा आर मान ले रहा हूँ मैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक का, तो अंतिम सांद्रता क्या है? C2 माइनस प्रारंभिक क्या है? C1 अपॉन अंतिम समय क्या है? T2 माइनस प्रारंभिक समय क्या है? T1। यानी यहाँ पर भी डेल्टा C अपॉन डेल्टा t आएगा, परंतु यहाँ पे प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा? क्योंकि C2 का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इसको भी आप एवरेज रेट कहते हैं रिएक्टेंट के टर्म में, और इसको भी आपका एवरेज रेट कहा जाता है, परंतु प्रोडक्ट के टर्म में। ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। और अगर आपसे कहा जाए बताओ एवरेज रेट का डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग? एक निश्चित समय अंतराल, एक निश्चित टाइम इंटरवल। ये देखिए, ये जो यूज़ कर रहे हैं आप, ये टाइम इंटरवल ही तो है यहाँ से यहाँ तक का।
अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये टाइम इंटरवल ही तो कहलाता है। इस टाइम इंटरवल पर जो भी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, आपने वहाँ पर भी ये बात बोला था, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग यहाँ पर भी सेम काम कर रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन इन डेफिनिट टाइम। इनफाइनाइट नहीं बोला मैंने, डेफिनिट टाइम, एक निश्चित समय अंतराल में, एक डेफिनिट टाइम इंटरवल में जो भी कंसंट्रेशन में चेंज होगा उसको हम लोग एवरेज रेट कह देते हैं। ठीक है, बहुत प्रयोग किया जाता है एवरेज रेट का। तो पहला था आपका, वो था एवरेज रेट। अब मैं दूसरा लेके आ रहा हूँ। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है, इंस्टेंटेनियस रेट है आपका तात्क्षणिक वेग। अब तात्क्षणिक वेग क्या कहता है? तात्क्षणिक वेग कहता है एक निश्चित समय पर, यहाँ पे इंटरवल जो है वो इंटरवल बहुत कम कर दिया, यानी जो डेल्टा टी है वो लगभग जीरो के बराबर कर दिया। जो डेल्टा टी था वो डेल्टा टी लगभग जीरो के बराबर कर दिया, यानी इसके और इसके बीच में नहीं इसके और इसके बीच में नहीं चाहिए, एक निश्चित पॉइंट पर। बताओ इस पॉइंट पर रेट क्या है, इस पॉइंट पर रेट क्या है? तो जब आप एक निश्चित टाइम कर देते हो, समय अंतराल बहुत कम हो, ध्यान देना, समय अंतराल बहुत कम हो, तब जो रेट होता है उसे कहते हैं हम लोग तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट। और जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है, ध्यान देना, वो किसके बराबर होता है? वो उस कर्व के बराबर होता है जहाँ पे ये टच करता है, उस कर्व के बराबर होता है। ये मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, जहाँ पर वो टच करेगा कर्व को, यानी ढाल के बराबर होता है। और इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो करते हैं dc/dt कह सकते हो, R = dc/dt। बट यहाँ पर t जो है वो डेल्टा टी जो है वो जीरो की ओर जा रहा है, यानी लगभग जीरो के करीब होगा, लगभग जीरो के करीब होगा, तो उसी को हम लोग तात्क्षणिक वेग कह देते हैं। यानी समय अंतराल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट का अंतर यूज़ कर रहे हो आप, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। कोई समय नहीं चाहिए, एक टाइम इंटरवल नहीं चाहिए जो कि बहुत बड़ा हो, ऐसा कोई टाइम इंटरवल नहीं चाहिए। एक निश्चित टाइम पर, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जो भी आपका रेट होगा, उसी रेट को हम लोग क्या कह देते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट या तात्क्षणिक वेग कह देते हैं इसको। और जो कि उस कर्व के स्लोप के बराबर होता है, उसके ढाल के बराबर होता है। यानी उस पॉइंट पर ढाल जहाँ भी टच करेगा, तो ढाल को स्पर्श रेखा हम लोग खींचेंगे, जहाँ पर भी टच करेगा वही उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन दो का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो आता है, तीसरा है आपका, वो है इनिशियल रेट, यानी प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग में क्या होता है? प्रारंभिक वेग में टाइम जीरो ही होता है, t बराबर जीरो, यानी t बराबर जीरो, यानी इस पॉइंट पे हम लोग बात को करेंगे, t बराबर जीरो, यानी t बराबर एक पॉइंट निश्चित है। यानी अगर आप तात्क्षणिक वेग को ही t बराबर जीरो पे निकालें, तात्क्षणिक वेग को ही t बराबर जीरो पे निकालें, तो वही वेग आपका प्रारंभिक वेग बन जाता है। देखिए, ये बात तो सत्य है कि जब अभिक्रिया को प्रारंभ कराया गया होगा तो उस समय उत्पाद नहीं बना होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अभिकारी अणुओं का आपस में टक्कर हो रहा होगा? 100%। क्या अभिकारी अणु उत्पाद बनाने के लिए तैयार होंगे? 100%। ये बिल्कुल वैसी कंडीशन होगी कि व्यक्ति एक दौड़ने जा रहा है, लेकिन उसका सायरन बजने से पहले वो दौड़ की तैयारी कर रहा है,
t बराबर 0, समय शुरू नहीं हुआ लेकिन वो तैयारी तो कर रहा है, सेम कंडीशन यानी, लेकिन टाइम डेफिनेट हो गया यहाँ पे, t बराबर 0 कर दिया आपने, निश्चित टाइम है, यानी तात्क्षणिक वेग को ही यदि t बराबर 0 पे निकाल लिया जाए तो उसी को हम लोग प्रारंभिक वेग कह देते हैं। तात्क्षणिक वेग को ही यदि t बराबर 0 पे निकाला जाए, इसी को हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं किससे? प्रारंभिक वेग से। तो बेटा 3 प्रकार के वेग होते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। तीनों प्रकार के वेग के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। हमको इनसे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। एवरेज रेट के 1-2 न्यूमेरिकल मैंने इससे पहले आपको बताए थे। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा न्यूमेरिकल का आपके लिए, संभवतः आज ही लेके आऊँगा या फिर कल हम लोग वीडियो के बारे में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स का। उसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे रेट लॉ, और रेट लॉ में भी आपके न्यूमेरिकल है, बड़ा वीडियो है। लेकिन पहले आज आप इन तीनों प्रकार के रेट्स को पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।